नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव वाकई में अब टलने जा रहे हैं। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष अवतार सिंह का। उन्होंने कहा है कि पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में समय लगेगा। वहीं निकाय चुनाव में देरी होने पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार को आरक्षण विरोधी सरकार विपक्ष बता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि निकाय में देरी करने पर आखिरकार सरकार की मंशा क्या है। आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी होगा साथ, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तो यानी ये अब साफ हो गया है कि यूपी में निकाय चुनाव लंबा टलने जा रहा है, मगर कितना, ये एक अहम सवाल है। क्या 1 महीना, 2 महीना, नहीं, हो सकता है कि 6 महीने तक ये चुनाव टल जाएंगे। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है ओबीसी आयोग के अध्यक्ष का, जिन्हें ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करना है। ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष अवतार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ओबीसी आरक्षण का कार्य चुनौतीपूर्ण है। जिले जिले जाकर आरक्षण को लेकर सर्वे करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में 6 महीने का वक्त लगेगा। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हुए हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश पर काम किया जाएगा। आयोग को रिपोर्ट लेने में लगभग 6 महीने का वक्त लगेगा। हालांकि आयोग को रिपोर्ट सौंपने में वक्त लगने के साथ ही ऐसी कई वजह हैं जिस वजह से चुनाव का टलना तय है, जैसे कि फरवरी में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बहुत बड़ी वजह है। फरवरी मार्च में यूपी बोर्ड के साथ साथ दूसरे बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। लिहाजा उम्मीद यही जताई जा रही है कि निकाय चुनाव मई जून में हो सकता है। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग करेगी, जिसमें 31 जनवरी तक चुनाव संपन्न कराए जाने को कहा गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण तय करने के बाद ही चुनाव कराने के लिए वक्त मांगा है। वहीं निकाय चुनाव में देरी होने पर विपक्ष कोशिशों में जुटा है कि कैसे योगी सरकार को आरक्षण विरोधी साबित किया जाए। इसी को लेकर अखिलेश से लेकर मायावती तक सियासी वार कर रहे हैं। पहले अखिलेश ने आरक्षण को लेकर सवाल किए और अब मायावती। ये जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार, ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और लगातार संस्थाओं में साजिश करके, षड्यंत्र करके कहीं न कहीं उस कगार पर समाज को पहुंचा दिया कि रिजर्वेशन के लिए भी एक रेवोल्यूशन हो जाए। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इन समाजों का आरक्षण खत्म करके समाजों को सत्ता से बेदखल करने की भी साजिश है। पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने साजिशन निकाय चुनाव टालने का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा है कि दिल्ली एमसीडी की तरह सरकार निकाय चुनाव टालना चाहती है। साथ ही विपक्ष की मांग है कि सरकार समय पर निकाय चुनाव कराए। ऐसे में सवाल यही है कि सरकार वाकई में निकाय चुनाव टालना चाहती है। अगर सरकार चाहती है कि निकाय चुनाव समय पर हो, तो उसे लेकर सरकार की प्लानिंग क्या है? आखिर निकाय चुनाव में देरी पर सरकार की मंशा क्या है? फिलहाल इतना साफ है कि ओबीसी को आरक्षण दिए बिना सरकार चुनाव नहीं करवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो ओबीसी को आरक्षण दिए बिना सरकार चुनाव तो नहीं करवाएगी, ये तो साफ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये निकाय चुनाव कितना लंबा और टल सकता है, क्योंकि फरवरी के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, फिर उसके बाद बच्चों के बोर्ड एग्जाम। तो इसी मुद्दे को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक सोनकर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत स्वागत है। और जल्दी हमारे साथ चर्चा में होंगे जनार्दन मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। तो शुरुआत दीपक जी आप ही के साथ, क्योंकि विपक्ष आपकी मंशा पर सवाल उठा रहा है कि आखिर निकाय में सरकार देरी कर रही है। मंशा क्या है सरकार की देरी को लेकर?
देखिए शिवम जी, आपने ही मंशा साफ कर दी कि कहा कि मंशा जो है वो ओबीसी के आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने की है। जिस तरीके से जरूर किस तरीके से माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है, मगर जनता इस बात को जानती है कि ओबीसी का हितैषी कौन है और ओबीसी को अधिकार देने का काम किसने किया है। और इसीलिए जिस तरीके से आयोग का गठन करने के बाद, पूरा सर्वे करने के बाद, ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद जो उनके हित की बात होगी, मैंने हमें बताया ना, ओबीसी के आरक्षण के लिए सरकार बिल्कुल कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। जिस तरीके से ओबीसी के आरक्षण के साथ ही हम लोग चुनाव कराएंगे। मगर वही बात यह है कि जिस तरीके से ये जो आरक्षण विरोधी की बात आ रही है, क्या कभी इन्होंने आरक्षण के हित में या ओबीसी के हित में कोई बात कही क्या, या उनके विषय में कोई चिंता की बात कही, या उनके हित के लिए कुछ किया क्या? कभी नहीं किया। ओबीसी में किया तो केवल एक जाति के लिए किया, ओबीसी में किया तो अपने परिवार के लिए किया। समाजवादी पार्टी जरूर नाम है, मगर वो परिवारवाद वाली पार्टी है। मनोज यादव से कमेंट लेते हैं। मनोज जी दीपक सोनकर कह रहे हैं, जल्दी से पूरी कीजिए। ओपनिंग रिमार्क सुनूंगा ना मैं, जल्दी से पूरी कीजिए। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि हित की बात कहां से आई। आज ये आरक्षण का मुद्दा सरकार बिल्कुल कह रही है ना कि हम आरक्षण के साथ हैं, और मैं भी कह रहा हूं शिवम जी कि इस आरक्षण ठीक है, आप आरक्षण के साथ है मनोज यादव, बीजेपी आरक्षण के साथ है, और इसी का नतीजा है कि निकाय चुनाव में देरी हो रही है। देखिए मैं सबसे धन्यवाद प्रवक्ता को, उनने लगता है बीजेपी ने इतनी बार बड़ी नहीं, जो मुझे उन्होंने कहा कि ये अपने परिवार के लिए आरक्षण चाहते हैं। धन्यवाद दीपक जी आपका। रियल में आपने अंदर से आपकी अंतरात्मा बोली कि समाजवादी पार्टी का परिवार उत्तर प्रदेश की 60% आबादी वो है जो पिछड़े तबके से आती है, और हम उसी के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा आरक्षण का परिवार बहुत बड़ा है, और आपकी परिभाषा जो आई उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। पहली बार किसी नेता ने इतना अच्छा विश्लेषण किया। क्योंकि 1 2 4 लोग परिवार के हैं, उनके लिए आरक्षण की क्या बात, वो तो बिना आरक्षण वाले पे लड़ जाएंगे। तुम सामान्य कर दो, मुझ पे जीत लेंगे, वो तो कोई मामला ही नहीं है। लेकिन आपने जो परिभाषित किया उसके लिए आपका आभार। हमारी चिंता बैकवर्ड के आरक्षण के साथ साथ दलितों के आरक्षण की भी है, और वो इसलिए है कि जिस बैकवर्ड के दो ही जगह तो आरक्षण है, तीसरी जगह है भी नहीं बैकवर्ड का राजनीतिक आरक्षण। एक नगर पंचायत में है और एक नगर निकाय के चुनाव में। न तो आपको विधायकी में आरक्षण है, सोनकर साहब को तो है, न तो लोकसभा में आरक्षण है भी नहीं हमारा। तो 2 जगह आरक्षण हमको मिला है बैकवर्ड की 60% आबादी को। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है कि उन्होंने दलितों को उस दौर में आरक्षण दे दिया था जब सामंतवाद की पूरी पराकाष्ठा थी इस देश में आजादी के बाद। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, इन सब के, और किसान, मजदूर, नौजवान, ईडब्ल्यूएस के लोग जिनको 10% आरक्षण मिला है, इन सब के आरक्षण की लड़ाई एक नजर से लड़ना। लेकिन सर बीजेपी तो कह रही है कि आरक्षण वो चाहते हैं, तभी तो वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अगर आरक्षण नहीं चाहते तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते? अच्छा, तो माननीय हाई कोर्ट ने किसके फैसले को धता बताया? हमने कोई मतलब लेके गए थे क्या? नहीं, बीजेपी का कहना यह है कि हाई कोर्ट के फैसले से वो संतुष्ट नहीं है और उसको लेकर उस फैसले को चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट चलेगी ये बीजेपी। ओबीसी आयोग का गठन भी कर दिया उत्तर प्रदेश में। किसके आरक्षण पे रोक लगाई है? समाजवादी पार्टी के दिए आरक्षण पे रोक लगाई है कि बीजेपी के दिए आरक्षण पे रोक लगाई? ये भी बात का तो जवाब आपको लेना चाहिए। बीजेपी क्या कह रही है? मतलब हम ही कत्ल करेंगे और हम ही सजा देंगे, ये कौन सी बात हुई भाई? ठीक है दीपक सुनकर जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड के आरक्षण पे इस तरह से पूरा गड़बड़ झाला फैलाया है। आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा साफ नहीं है, आरक्षण विरोधी है, आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। शिवम जी, मनोज भाई हमारे बड़े भाई हैं। अभी मनोज भाई को शायद मुझे लगता है स्पष्ट बात पहुंच नहीं पाई। मैंने कहा था कि जो केवल एक जाति की पार्टी है, एक जाति के हित की बात करने वाले लोग आज समाजवादी नहीं है, ये परिवारवादी है। परिवार का हित कैसा है? और आप देखिए, आपके चैनल पर ही इनकी मंशा साफ दिख गई दलितों को लेकर के। इन्होंने कहा कि देखिए दीपक सोनकर जी आरक्षण में बैठे हैं, बाबा साहब जी, इनकी मंशा आप देखिए सामने ही दिख गई कि क्या ये दलितों के विषय में सोचते होंगे। आज ये केवल अपने सत्ता परिवार पाने के लिए तब ये लोग चिल्ला रहे। अगर हित की बात किसी ने की है
तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर, केंद्र के अंदर भी 27 से ज्यादा मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी में नीट की परीक्षा में 27% आरक्षण देने का काम किसने किया? देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया। किस तरीके से ओबीसी को उनका हक दिलाने का, सैनिक विद्यालय में ऐसे पिछड़े बच्चों को आरक्षण देने का, केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को आरक्षण देना, किसने किया? आप जब आज ओबीसी के हित की बात बताते हैं तो मनीष भाई एक काम बता दें जो ओबीसी की हित की बात करी हो या एक उनकी चिंता के विषय कहा हो। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी रही ना, तो आपने कोई भी एक काम ओबीसी के हित के लिए किया हो? आज आप बात कर रहे हैं ना, जिस तरीके से हमेशा से, जिस तरीके से आज जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित है, गरीब दलित की चिंता अगर किसी ने की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है। उनको सशक्त बनाने की, उनको नेतृत्व देने की, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, आज उनको सशक्त बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, जनार्दन मिश्रा जुड़ गया हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। जनार्दन सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सरकार कह रही है कि हम निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हमने रोक किया है, तो हम ओबीसी के हितैषी हैं, पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं। तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, इसलिए नहीं चाहते समय पर निकाय चुनाव हो, इसलिए निकाय चुनाव को बार बार टाला जा रहा है। देखिए शिवम जी, दो बिंदु यहाँ पर हैं। हाँ। कि कुछ चीजों की अवहेलना की गई, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश पारित किया, और निश्चित रूप से कुछ कमी रह गई, इसी वजह से उन्होंने ऐसा कठोर आदेश दिया कि भाई आप या तो बिना आरक्षण के कराइए या फिर जो प्रोसेस है उसको पूरा करके तब कराइए। तो ये निश्चित रूप से एक मुद्दा मिल गया है पक्ष और विपक्ष दोनों को, अपने को पिछड़ा हितैषी दिखाने के लिए। तो लेकिन मुझे लगता है कि जनता को ये चीज अभी और भी मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, जो महंगाई आप देख रहे हैं चरम पे जा रही है, तो इन सब चीजों से हटाकर सिर्फ एक ही बात रह गई है कि पिछड़ा के हम हितैषी हैं या विरोधी हैं। वो हमने इतना उनके लिए किया, देखिए जो ये मुद्दे हैं, महंगाई को अगर आप ले लीजिए, जो सब्जियां आप देख रहे हैं, जो गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, ये सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं विकराल रूप लेती जा रही हैं, और उस पर पक्ष और विपक्ष बहस नहीं कर रहा है। आप जातिवाद, हेलो जी सर, अब आवाज आ रही है आपकी। जी देखिए, भाजपा का कहना है कि सभी जातियों को लेकर वो चलते हैं, और निश्चित रूप से जो अभी तक उन्होंने जो उनकी स्ट्रेटजी रही, जो चुनाव की रणनीति रही है, और जो उन्होंने सफलता पाई, वो भी इसी रणनीति पे है। तो निश्चित रूप से ये एक मुद्दा जरूर है जिस पर भाजपा ने उसको पैचवर्क करने का काम भी किया, लेकिन विपक्ष उस पर हमलावर हो रहा है कि आप विरोधी हैं। भाजपा को एक बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए कि हम सिर्फ इसी बात पे नहीं, बाकी सारी चीजों पे भी बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए हमें चुना गया। नहीं सर, आपको नहीं लगता कि अगर वाकई में आरक्षण हितैषी है, सरकार पिछड़ा वर्ग हितैषी है, तो हाईकोर्ट में दलीलों को पुख्ता तरीके से रखते तो फैसला हो सकता है उनके पक्ष में भी आता? नहीं शिवम जी, देखिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के मानकों का पालन करते ट्रिपल टेस्ट कराने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। चीज है, कुछ चीजों की अवहेलना की गई। जब एक प्रक्रिया को बनाया गया, देखिए जो हमारी जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, जो हमारा संसद है, जो एक कानून बनाती, इन सब चीजों की एक महत्ता है। अगर उन्हीं के हम आदेशों को पालित नहीं कर पाएंगे, अगर वो नहीं कर पाए, कैसे हम व्यवस्था बना सकते हैं? तो उनकी अवहेलना हुई, इस वजह से हाईकोर्ट ने इस तरह का निर्णय पास किया। तो अब सरकार जो है, जो इस समय सत्ता में है, वो उस चीज को, जो कमी रह गई, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा जो है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये मुद्दा सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बाकी और भी चीजें जो है सामने, जनता के सामने, आम जनता जो है वो और भी चीजों से जूझ रही है, तो उन पर भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एक वर्ग को या एक कम्युनिटी को अगर कुछ मिल जाता है या किसी का वो, तो पूरी जनता का भला नहीं हो पाएगा, ये सबको समझना है। बिल्कुल वही सवाल मेरा दीपक सोनकर से। दीपक सोनकर, एक कम्युनिटी को अगर कुछ मिल जाएगा तो पूरी जनता का भला नहीं होगा। आपको पिछड़े के बारे में भी सोचना होगा, दलित के बारे में भी सोचना होगा, और सामान्य वर्ग के बारे में भी सोचना होगा, तभी काम चलेगा, और तभी सभी लोगों के वोट सरकार को मिलेंगे, चाहे विपक्ष की, चाहे सरकार समाजवादी पार्टी की या बीजेपी की हो। निश्चित रूप से शिवम जी, हम तो कहते हैं ना, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम तो हर इसकी बात कर रहे हैं। हम तो विकास की योजना में ना तो जाति देखते हैं, ना तो धर्म देखते हैं। जो गरीब पायदान, जो एक ही जाति है, जो गरीब है, उसको आवश्यकता है जनता को, उसकी आवश्यकता को पूरी करने का काम करते हैं। हम तो कर रहे हैं ना, हम तो इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं,
कि किस तरीके से युवाओं को, उद्यमी को कैसे बढ़ा सके। कितना बड़ा 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है। जापान, अमेरिका, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने जा रही है। क्यों करने जा रही है? आज जो सुरक्षा का माहौल है, आज युवाओं को बड़े उद्यमी बनने का माहौल बन रहा है, तो ये तो हम कर ही रहे। हम तो कभी जाति कास्ट पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करते, कास्ट पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं करते। हम तो सभी के लिए है, जनता सर्वप्रथम है, जनता के हर व्यक्ति सर्वप्रथम है, ना उसकी कोई कास्ट है ना उसका कोई धर्म है। मनोज यादव हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने भी तो इन्वेस्टर समिट किया था, हम भी तो विदेशों से निवेश लेके आए थे, हमारे मंत्री भी गए थे विदेश। हाँ, इन्वेस्टर समिट किया था उत्तर प्रदेश में छोड़ करके दिल्ली में इन्वेस्टर समिट किया था मनोज भाई ने। पूछ लीजिए, सुरक्षा का माहौल ये था कि दिल्ली में किया करना पड़ा इसको। विपक्ष को भी टाइम दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आज मैं आज का पेपर पढ़ रहा था। हाँ, एक पूरा पन्ना नव भारत टाइम्स का, लखनऊ पे क्राइम, पूरे चीज पे क्राइम है लखनऊ का। उसमें हत्या भी है, उसमें ठगी भी है, उसमें मर्डर भी है, उसमें अपहरण भी है, उसमें डकैती भी है, उसमें चोरी भी है, बैंक तक की चोरी है, एक पूरे पन्ने पे। और कहिए अगर तो मैं पेपर मंगवा के आपको बिल्कुल अभी स्क्रीनशॉट आपके चैनल पे मैं दिखा सकता हूँ। ये है लखनऊ का, कि लखनऊ के पन्ने पूरे भर गए हैं क्राइम से। अब वो विषय ना बने वो अलग बात। खैर, आपको मुबारक सुरक्षा उत्तर प्रदेश की। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, एक आप मुझे शिवम जी थोड़ा सा बता दीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। एक कोई मोहन भागवत जी हैं, ये पता नहीं किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कि इनका कोई ताल्लुक है किसी राजनीतिक दल से कि नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था 2015 इसका जवाब देंगे, इसका जवाब दीपक सुनकर देंगे, उंगली उठा रहे हैं। देखिए मनोज भाई, अरे रुक जाओ पहले सवाल सुन लो। फिर दूसरे एक है नेता बीजेपी के कैबिनेट मंत्री है कर्नाटक के, उन्होंने भी कहा ऐसा है, हम आरक्षण को इस स्थिति में बना देंगे कि आरक्षण रह तो जाएगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के दोनों नेता हैं क्या? कांग्रेस के, बसपा के, किस पार्टी के? ठीक है, दीपक सोनकर बताएं किस पार्टी के? मनोज भाई, जिस नाम को आप ले रहे हैं, आरक्षण की समीक्षा की मोहन बात कर रहा भागवत है, जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है, और वो सत्ता के लोग के लिए काम नहीं करते, जनता के सेवक के रूप में काम करते हैं। वो जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, वो जनता के हित के लिए काम करते हैं, वो जनता के सेवक कैसे बन सके उसके लिए काम करते हैं। ये सत्ता के प्रभावी रूप में नहीं करते, स्वयं भाव की सेवा के लिए काम करते हैं। आपके जैसे लोग अपने भावनाओं को समझ पाएंगे, आपके अंदर भावना ही नहीं है। आप तो सत्ता के लोभी के चाव में रहते हैं, अपराधियों के संरक्षण में रहते हैं, माफियाओं के संरक्षण में रहते हैं, भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में रहते हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे, वो आपके समझ में नहीं आएंगे। संरक्षण में रहते हैं, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो लग रहा है कि वो संचालक है, वो भी आरक्षण के माफियाओं के संरक्षण में क्यों रहते हैं भाई? आप नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। वर्सेस पे डालिए, दीपक सुनकर मनोज यादव को वर्सेस पे। वो स्वयंसेवक है और सेवा के भाव के लिए काम करते हैं। वो स्वयंसेवक है, स्वयंसेवक बनकर के सेवा की भाव के लिए काम करते हैं। आप जैसे लोग के लिए नहीं करते हैं। मैं शिवम जी, मैं जनार्दन जी की और मेरा आग्रह है, ऐसे पूजनीय जी का नाम आप जो देश के लिए समर्पित हो, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया हो, ऐसे व्यक्ति का नाम। ठीक है दीपक सोनकर, अब मायावती भी आ गई है आरक्षण की लड़ाई में। जो उत्तर प्रदेश में आरक्षण को लेकर जद्दोजहद चल रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसमें मायावती भी बीच में कूद पड़ी है। वो कह रही हैं कि जैसे दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेट कराने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक उसी तर्ज पर आप यूपी के निकाय चुनाव को लेट कराना है। बीजेपी नहीं लेट करा रही है, ये तो विपक्ष लेट करा रहा है। बीजेपी का तो कहना है। दीपक सोनकर से सवाल था मनोज यादव, आपसे नहीं था। ये बीजेपी का देर करा सकते, बीजेपी तो मैंने दीपक सोनकर से सवाल किया था, आप जवाब दे रहे हैं। आप सरकार में है क्या? शिवम जी, अभी मुझे जनार्दन जी की बात का जवाब दे देने। मैं दीपक सोनकर से मेरे सवाल का जवाब ले लें, उसके बाद आपके सवाल का। दीपक सोनकर जी, मुझे एक बार दोबारा। मायावती कह रही है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव जैसे आपने लेट कराया, उसी तर्ज पर आप यूपी निकाय चुनाव लेट करा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा। लेट कौन करा रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है ना, कि लेट कौन करा रहा है, किसकी मंशा थी। लेट तो आप करा रहे हैं ना। मायावती ये कह रही हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कर लिया होता तो चुनाव लेट नहीं होता। ट्रिपल टेस्ट आपने करा लिया होता तो लेट नहीं होता चुनाव। बात तो आ जाने दीजिए भाई, बात आने दीजिए पूरी। मैंने कहा किसकी मंशा थी कराने की, किसका निकाय चुनाव में हमेशा से फ्लेवर रहा है, किसको पता है कि हम निकाय चुनाव में जीरो रहे हैं हर बार। उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2012 में
मेयर की 12 सीटें हुआ करती थी तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें जीती। 2017 में जब 16 सीटें थी तो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो जिस तरीके से आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पास है, अरे भाई जब आरक्षण में आपको आपत्ति थी तो आपत्ति दर्ज करते थे, उसका समाधान होता, उसका निस्तारण होता, न्यायालय गए, न्यायालय ने जो आदेश दिया हमको भी स्वीकार है, न्यायालय के आदेश का हम पालन करते हैं, इस लोकतंत्र को मानते हैं, इस संविधान को मानते हैं। यहाँ तो ना तो लोकतंत्र को मानते, ना तो संविधान को मानते, ना किसी सरकारी संस्थान को मानते। तो आज ये तो तय हो रहा है कि कौन निकाय चुनाव को लेट करना चाहता था, जिनको पता है कि वो हार। ठीक है जनार्दन सर, अगर न्यायालय के आदेश का संविधान करते हैं, सम्मान करते हैं और संविधान को मानते हैं तो निकाय चुनाव सर समय पे हो जाते और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसका भी पालन होता। देखिए ये जो परिस्थितियां सामने आई हैं, निश्चित रूप से जो विपक्ष हमलावर हो रहा है इसमें भाजपा को काफी डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो ये अभी असहज स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग आ चुके हैं, उनको पूरी चीजों को समझाना पड़ रहा है, चीजें बन रही है। जैसा भी हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि निकाय चुनाव में उनका एक वर्चस्व रहता है, लेकिन ये एकमात्र एक चीज ने काफी चीजों को मतलब सारे समीकरण को बिगाड़ने की स्थिति में है। तो ये जो एक मतलब एक जो मैंने फिर से कहा कि ये जो प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया तो अभी ये स्थिति आ गई है। अब यहाँ से भाजपा जो है अपने उस चीज को पूरा करना चाहती है, जो अपना उनका पैचवर्क है उसको पूरा कर रही है और फिर से जनता के सामने वही चीज वो रख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम पिछड़ों के लिए भी साथ खड़े हुए हैं। और यही विपक्ष उन पे हमलावर हो रहा है, बार बार वही स्थिति उनको बता रहा है कि ऐसा आप आरक्षण ही नहीं, विपक्ष और दलित दोनों के विरोधी। ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी सर, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, उसे सही करने की कोशिश करते हैं। मनोज यादव, आरक्षण विरोधी तो आपने बता दिया सरकार को, लेकिन क्या इस मुद्दे को भुनाकर आप निकाय में वोट मांग पाएंगे जनता से? नहीं देखिए, बात विरोध आज किसी एक चुनाव को लेके नहीं है कि आरक्षण विरोधी हो गई बीजेपी आरएसएस, ये कई दशक पुरानी आरक्षण विरोधी है। जब इस देश में वीपी सिंह के नेतृत्व में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की बातें आई तो सरकार किसने गिरवाई? बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर गिरवाई। पिछड़ों को उनका आरक्षण दिया, पिछड़ों को उनकी ताकत दी वीपी सिंह ने, उनकी सरकार गिरवा दी। ये बात क्या हमसे छुपी है या किसी से छुपी है? क्या इतिहास के पन्नों में दर्ज है? ये आज की लड़ाई नहीं। जब हम मंडल की बात कर रहे थे तो एक कमंडल यात्रा निकाली गई थी, क्योंकि मंडल को सील करना था। वो कमीशन जो 2 दशक में समीक्षा करके इस देश के पिछड़ों को उनका अधिकार देने के लिए लागू करना चाहिए, उसकी 2-4 सिफारिश अब तक लागू हो पाई। हमने अभी आपको एक बड़ी बात बताई है, आप समीक्षा की बात कर रहे हैं, हमने तो बढ़ोतरी की बात भी नहीं की कि हमको विधानसभा में आरक्षण दे दो भैया, विधानसभा की सीटों में दलित की तरह हमको भी आरक्षण चाहिए, बैकवर्ड क्यों नहीं मिल रहा है? हम कह भी नहीं रहे थे, जहां है साहब वहां तो बरकरार रखो, वहां क्यों छीने ले रहे हो? इसी पिछड़े ने आपको वोट दिया है, इसी के दम पे 14, 17, 19, 22 मोदी जी हो गए। और मुझे तो शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा कहते हैं और पिछड़ों का आरक्षण लूटा जा रहा है, वो चुप, वो वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं। बस जाते जाते आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा जनार्दन सर से। जनार्दन सर, आपको पत्रकारिता के तजुर्बे के चश्मे से इसके दूरदर्शी परिणाम क्या लगते हैं जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर गहमा गहमी चल रही है, इसके दूरदर्शी परिणाम क्या होंगे? क्या इसका नुकसान, खामियाजा उठाना पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, निश्चित तौर पे अगर इस मुद्दे को कोई छेड़ने का प्रयास करेगा तो उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रियल में पिछड़ों को आरक्षण की आवश्यकता इसलिए है, मैं बैकवर्ड हूं, मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा सवाल जनार्दन सर से था। मनोज यादव को आरक्षण, जनार्दन जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी शिवम जी, मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनोज जी को आरक्षण की कतई आवश्यकता नहीं है। और जब यही बात अभी मनोज जी ने कही कि यही बात जब मोहन भागवत कहते हैं कि एक बार समीक्षा होनी चाहिए कि कितने पिछड़ों को आवश्यकता है, नहीं है, कितने लोग उसमें जो है आरक्षण, देखिए किसी भी कमजोर को सबल बनाने के लिए किया गया। तो अगर हम उस चीज को, ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, हमारे उसमें भी कि संविधान में भी है कि उस चीज को हम सतत प्रक्रिया नहीं बना सकते, तो निश्चित रूप से उस चीज को एक बार अवलोकन करने की आवश्यकता। आपके पत्रकारिता के तजुर्बे के चश्मे से इसके दूरदर्शी परिणाम आपको क्या लगते हैं?
भाजपा को इस निकाय चुनाव में निश्चित रूप से अपने आप को वापस खड़ा करने में, अपने उसी मजबूती से वापस आने में कार्य करना पड़ेगा, मजबूती से लगना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं। ठीक है, जाते जाते कुछ कह रहे हैं दीपक सोनकर, जल्दी से सर, उंगली उठा रहे हैं। नहीं, शायद मुझे लगता है पूरी डिबेट हो गई और मैंने 2 बार मनोज भाई से पूछा था आज जिस बैट पर बहस हो रही है, मनोज भाई ने ये जवाब नहीं दिया कि आप पिछड़ों के हित की बात कर रहे हैं, आप सत्ता में रहे तो पिछड़ों के लिए एक हित का काम बता दीजिए। तो समय हो गया हमारा, बहुत शुक्रिया दीपक सोनकर आपका, मनोज यादव आपका बहुत शुक्रिया, और जनार्दन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसके साथ ही निकाय चुनाव टल रहे हैं, ये साफ है, क्योंकि निकाय ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष अवतार सिंह, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।